हम सब ने क्राइम थ्रिलर फिल्में देखी हैं या वेब सीरीज देखी हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। और उनमें एक बहुत ही कॉमन सीन होता है। वही जहां पुलिस किसी सस्पेक्ट को पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है और अचानक वो इंसान टूट जाता है। एकदम सही। वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और पुलिस को बता देता है कि उसने मर्डर वेपन या लूटा हुआ पैसा कहाँ छुपाया है। और स्क्रीन पर ये देखकर लगता है कि बस केस सॉल्व हो गया, मुजरिम को सजा पक्की। लेकिन रियल लाइफ के कोर्टरूम में और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है। बहुत अलग और कहीं ज्यादा पेचीदा होती है। बिल्कुल। आज के हमारी इस डीप डाइव का मिशन इसी भ्रम को तोड़ना है। हम सबूतों की असली ताकत और उनकी कानूनी हदों को डिकोड करने वाले हैं। आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं वह एक बहुत ही इंसाइटफुल लीगल एनालिसिस है। इसका टाइटल है द लिमिट्स ऑफ एविडेंस, द टुलस रेडी लीगल एनालिसिस। मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी और अधिवक्ता अविनाश साहू जी द्वारा तैयार किए गए इस एनालिसिस में सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट को बहुत ही बारीकी से परखा गया है। हाँ, और इस केस का नाम है तुलासारी रेड्डी उर्फ मुदकप्पा बनाम कर्नाटक राज्य यानी तुलासारी रेड्डी एट मुदकप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये पूरा मामला मुख्य रूप से इस एक अहम सवाल पर टिका हुआ है कि क्या सिर्फ पुलिस हिरासत में दिए गए किसी बयान और उस बयान के आधार पर किसी चीज की बरामदगी के आधार पर किसी को सीधे तौर पर दोषी ठहराकर सजा दी जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे लीगल सिस्टम की नींव से जुड़ा हुआ है। अक्सर आम धारणा यही होती है कि अगर किसी ने पुलिस के सामने सच उगाल दिया तो खेल खत्म। पर कानून इस तरह से काम नहीं करता ना। बिल्कुल नहीं। इस एनालिसिस में दोनों ऑथर्स ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है कि सबूतों को लेकर अदालतों का नजरिया कितना सख्त होता है। जब कोई व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में होता है तो वह एक बहुत ही वल्नरेबल या संवेदनशील स्थिति में होता है। तो ऐसे में उसके द्वारा कही गई बातों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। सही कहा। इस डीप डाइव के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पुलिस के सामने किए गए खुलासों को अदालत में कितना वजन मिलता है और किन परिस्थितियों में कोई सबूत वाकई एक ठोस सबूत बनता है और कब वह सिर्फ एक कागजी दावा रह जाता है। यही इस केस की सबसे बड़ी सीख है। रुकिए एक मिनट। आम इंसान की नज़र से देखें तो ये बहुत अजीब लगता है। मतलब अगर किसी ने खुद पुलिस को मर्डर वेपन दे दिया या कोई अहम सुराग दे दिया तो कानून उसे सजा देने में इतना हिचकिचाता क्यों है? ये एक बहुत ही नेचुरल सवाल है। क्या ये मुजरिमों को बचाने का कोई लूपहोल नहीं है? इस बात को समझने के लिए हमें उस कानून की गहराई में जाना होगा जो इस पूरे केस के केंद्र में है। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 27। हाँ, सोर्स में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का जिक्र किया गया है। अगर हम भारी भरकम लीगल जार्गन को किनारे रख दें तो ये सेक्शन असल में कहता क्या है? यही वो जगह है जहां कानून का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। ऑथर्स के एनालिसिस के मुताबिक धारा 27 का जो दायरा है वो बहुत ही लिमिटेड या सीमित है। सीमित कैसे? इसे ऐसे समझते हैं, कानून का एक बेसिक रूल है कि पुलिस कस्टडी में दिए गए किसी भी कन्फेशन या कबूलनामे को अदालत में सबूत नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि कानून को ये डर होता है कि हो सकता है वो बयान दबाव में या डरा धमका कर लिया गया हो। Exactly. या किसी और गलत तरीके से लिया गया हो। लेकिन धारा 27 इसका एक छोटा सा अपवाद या एक्सेप्शन है। मतलब कुछ मामलों में पुलिस का बयान मान लिया जाता है। पूरा बयान नहीं, सिर्फ एक बहुत ही खास हिस्सा। धारा 27 सिर्फ इतना कहती है कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी आरोपी के बयान की वजह से कोई नई और ठोस चीज बरामद होती है, जैसे कोई छुपाया गया हथियार, लूटा हुआ सामान या कोई डेड बॉडी, हाँ, तो उस पूरे बयान में से सिर्फ और सिर्फ उस बरामदगी वाले हिस्से को ही कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। ओह अच्छा। बाकी पूरी कहानी, चाहे वो कितनी भी डरावनी या सच क्यों न लगे, अदालत के लिए कोई मायने नहीं रखती। ये तो बहुत ही नैरो और बारीक डिस्टिंक्शन है। अगर मैं इसे एक इमेजिनरी सिचुएशन से समझूं तो मान लीजिए कोई सस्पेक्ट पुलिस लॉकअप में कहता है कि हाँ, मैंने ही उस आदमी का मर्डर किया है क्योंकि मुझे उससे बदला लेना था और फिर मैंने वो खून से सना चाकू उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अब धारा 27 के हिसाब से कोर्ट इस पूरे सेंटेंस को कैसे देखेगा? इस सिचुएशन में कोर्ट उस बयान के पहले हिस्से को पूरी तरह से इग्नोर कर देगा। मैंने मर्डर किया है और मुझे बदला लेना था, इन बातों की कानूनी रूप से कोई वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू सिर्फ चाकू मिलने की है? सही पकड़ा।
कोर्ट सिर्फ इस एक फैक्ट को रिकॉर्ड पर लेगा कि चाकू उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे से बरामद हुआ और ये जानकारी इस आरोपी ने दी थी, बस। जो अपराध स्वीकार करने वाला हिस्सा है वो कूड़ेदान में चला जाता है। बिल्कुल, केवल रिकवरी या बरामदगी वाला हिस्सा ही साक्ष्य माना जाएगा। वाह, मतलब कानून जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है ताकि पुलिस के किसी भी संभावित दबाव का असर केस पर ना पड़े। हाँ, ऑथर्स ने भी इस बात पर जोर दिया है कि ये लिमिटेड इस्तेमाल इसलिए है ताकि किसी बेगुनाह को सिर्फ एक जबरदस्ती लिए गए बयान के आधार पर सजा न मिल जाए। क्योंकि बरामदगी एक फिजिकल फैक्ट है, चाकू वहां मिला, ये एक सच है, लेकिन उस चाकू को वहां किसने रखा और क्यों रखा, ये बयान के जरिए नहीं बल्कि दूसरे सबूतों के जरिए साबित करना होता है। बिल्कुल। ये सिस्टम में मौजूद एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस है, और यही वो पॉइंट है जहां से तुलसा रेड्डी केस की असली कहानी शुरू होती है और पूरी तरह से पलट जाती है। और यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब हम इस केस की टाइमलाइन देखते हैं तो हमारी अदालतों के फैसलों में एक बहुत ही ड्रामेटिक टकराव नजर आता है। सबसे पहले ये मामला ट्रायल कोर्ट यानी निचली अदालत में चलता है। अब वहाँ क्या होता है? ट्रायल कोर्ट इस पूरे मामले को बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखती है, और नतीजा? आरोपी को पूरी तरह से बरी कर दिया जाता है। अक्विटल, आजाद। हाँ, बरी करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन जो आरोप लगा रहा था वह सबूतों की कहानी को एक साथ पिरोने में पूरी तरह से फेल हो गया था। ट्रायल कोर्ट का ये सोचना बहुत ही लॉजिकल था। उनका नजरिया ये था कि सिर्फ पुलिस की कहानी और एक रिकवरी के आधार पर किसी को हत्यारा नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब बाकी सबूत एक दूसरे से मेल ना खा रहे हों। सही कहा। शक चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह कभी भी ठोस सबूत की जगह नहीं ले सकता। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सिस्टम में अपीलों का एक पूरा स्ट्रक्चर है। एनालिसिस के अनुसार इस केस का अगला और सबसे टर्निंग पॉइंट तब आता है जब ये मामला ट्रायल कोर्ट से उठकर कर्नाटका हाई कोर्ट पहुंचता है। और हाई कोर्ट में जो हुआ वो सच में चौंकाने वाला था। कैसे दो अलग-अलग अदालतें एक ही केस फाइल, उन्हीं गवाहों और उन्हीं सबूतों को देखकर बिल्कुल ऑपोजिट या उल्टे नतीजे पर पहुंच सकती हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। जो इंसान निचली अदालत से बाइज्जत बरी हो चुका था, उसे हाई कोर्ट ने मर्डर का दोषी करार दे दिया। और हाई कोर्ट के इस फैसले के पीछे का तर्क क्या था? ऑथर्स के एनालिसिस से ये बात बहुत साफ होकर उभरती है कि हाई कोर्ट का पूरा फोकस उसी धारा 27 पर था जिसकी हमने अभी बात की। हाई कोर्ट ने इस बात को बहुत ज्यादा महत्व दिया कि आरोपी ने पुलिस कस्टडी में एक बयान दिया और उस बयान के आधार पर एक डेड बॉडी यानी शव की बरामदगी हुई। हाई कोर्ट को लगा कि एक इतनी बड़ी बरामदगी जो सीधे आरोपी की दी गई जानकारी से हुई है, वह अपने आप में उसे दोषी ठहराने के लिए काफी है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट की उस बात को नजरअंदाज कर दिया कि बाकी कहानी में बहुत सारे गैप्स थे। तो मतलब हाई कोर्ट ने सोचा कि अगर इसने बॉडी की लोकेशन बता दी तो इसी ने मर्डर किया होगा। सुनने में तो ये लॉजिक बहुत सीधा लगता है। आम जनता भी शायद यही सोचेगी। लेकिन क्या कानून इतनी सी बात पर किसी को उम्र कैद दे सकता है? यहीं पर एंट्री होती है देश की सबसे बड़ी अदालत की। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में ऐतिहासिक दखल। जब ये केस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की इस अप्रोच पर बहुत ही सीरियस ऑब्जेक्शन उठाया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ये रुख बहुत ही कड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हाई कोर्ट का ये नजरिया क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के बेसिक रूल्स के खिलाफ है। कोर्ट ने एक लकीर खींच दी और एक क्लियर रूल सेट किया। उन्होंने कहा कि केवल धारा 27 के खुलासे और किसी बॉडी या हथियार की बरामदगी मात्र से किसी को दोषी ठहरा देना बिल्कुल गलत है। ये कानून की नजर में इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। और यहीं पर इस पूरे एनालिसिस का सबसे कोर और सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट सामने आता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में कोई डायरेक्ट आई विटनेस नहीं था, किसी ने अपनी आंखों से मर्डर होते हुए नहीं देखा। ऐसे मामलों में जहां सब कुछ सिर्फ हालातों या परिस्थितियों पर निर्भर करता है, वहां सजा देने का एक बहुत ही सख्त नियम होता है। और वो नियम है साक्ष्यों की एक पूर्ण और ना टूटने वाली श्रृंखला, एक अनब्रोकन चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस। अनब्रोकन चेन मतलब एक कड़ी भी छूटी तो पूरी चेन बेकार। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक प्रोसिक्यूशन को अदालत के सामने परिस्थितियों की एक ऐसी चेन बनानी होती है जो इतनी मजबूत हो कि उसका हर एक लिंक दूसरे से जुड़ा हो। और वो चेन घूम फिरकर सिर्फ और सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचनी चाहिए
कि अपराध इसी आरोपी ने किया है और किसी और ने नहीं किया। अगर उस चेन में एक भी कड़ी मिसिंग है तो पूरा केस गिर जाता है। ये अनब्रोकन चेन वाला कॉन्सेप्ट किसी कॉम्प्लेक्स पजल या जिगसॉ की तरह लगता है। अगर एक भी पीस गायब है तो तस्वीर पूरी नहीं होती। इस एनालिसिस में सुप्रीम कोर्ट ने इस चेन के कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और अहम लिंक्स के बारे में बात की है, जिन्हें साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है। चलिए इन्हें थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहली कड़ी है मकसद या मोटिव। बिल्कुल, मोटिव सबसे पहला सवाल है जो कोई भी इन्वेस्टिगेटर पूछता है। उसने ऐसा क्यों किया? क्या कोई प्रॉपर्टी का विवाद था, कोई पुरानी दुश्मनी थी? अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित ही नहीं कर पाता कि आरोपी के पास क्राइम करने का कोई सॉलिड रीजन था, तो कहानी की शुरुआत में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। बिना मकसद के कोई इतना बड़ा जुर्म क्यों करेगा? ये चेन की पहली कड़ी है जो अक्सर सबसे कमजोर साबित होती है। और दूसरी कड़ी जो बताई गई है वो है लास्ट सीन एविडेंस, यानी आखिरी बार साथ देखे जाने का सबूत। इसका मतलब है कि क्या घटना के वक्त या उससे ठीक पहले आरोपी और विक्टिम को किसी ने एक साथ देखा था? हाँ, अगर पुलिस ये साबित नहीं कर पाती कि मर्डर के टाइम फ्रेम के आसपास वो दोनों साथ थे, तो ये कैसे मान लिया जाए कि आरोपी ही वहां मौजूद था? अगर लास्ट सीन एविडेंस मिसिंग है तो शक का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। कोई और भी तो हो सकता है वहां। एकदम सही। और तीसरी और शायद सबसे साइंटिफिक कड़ी है मेडिकल एविडेंस। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक सबूत पुलिस की कहानी से मैच करते हैं? मान लीजिए पुलिस कह रही है कि मर्डर चाकू से हुआ और सुबह के वक्त हुआ, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि मौत गला घोंटने से हुई है और वो भी रात के समय। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ मेडिकल एविडेंस और पुलिस की थ्योरी के बीच का लिंक पूरी तरह से टूट गया। ये तो बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। मतलब अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात को समराइज करूं, तो अगर मोटिव साबित नहीं हुआ, चेन टूट गई। लास्ट सीन एविडेंस नहीं मिला, चेन टूट गई। मेडिकल रिपोर्ट मैच नहीं की, चेन टूट गई। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही दो टूक शब्दों में कहा कि जब ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ी नहीं रही हैं, तो सिर्फ इस बात पर कि पुलिस के सामने आरोपी ने कुछ बताया और एक बॉडी रिकवर हो गई, आप किसी को कातिल नहीं ठहरा सकते। वो रिकवरी सिर्फ एक फैक्ट है, कोई पूरी चेन नहीं। सुप्रीम कोर्ट किसी बिखरे हुए पजल को देखकर सजा नहीं सुनाता, उन्हें एक लॉक्ड और पूरी तरह से मुकम्मल पजल चाहिए होता है। वो इसी वजह से उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और ट्रायल कोर्ट के उस शुरुआती फैसले को सही ठहराया जिसमें आरोपी को बरी किया गया था। बिल्कुल। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अपीलीट अदालतों के लिए इस फैसले में क्या छिपा है? क्योंकि हाई कोर्ट ने तो निचली अदालत का फैसला बहुत ही आसानी से पलट दिया था। इस पूरे एपिसोड के बाद अपीलीट अदालतों की पावर्स को लेकर क्या नियम तय हुए हैं? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, तो ये निर्णय हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जैसी अपीलेट अदालतों के काम करने के तरीके के लिए एक बहुत बड़ी गाइडलाइन है। किस तरह की गाइडलाइन? ऑथर्स ने टू व्यूज थ्योरी या दो संभावित निष्कर्षों के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। ये लीगल वर्ल्ड का एक बहुत ही क्लासिक रूल है। टू व्यूज थ्योरी, ये क्या होती है? इसे ऐसे समझिए, जब कोई मामला ट्रायल कोर्ट में चलता है तो जज सारे सबूतों को देखता है। अगर उन सारे सबूतों और गवाहियों को देखकर दो बिल्कुल लॉजिकल और संभावित कंक्लूजन निकल सकते हैं। एक नजरिया ये कहता है कि आरोपी बेगुनाह है और दूसरा नजरिया ये कहता है कि वह शायद दोषी है। तो ऐसी सिचुएशन में अपीलेट अदालत को क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि अगर ट्रायल कोर्ट ने वह नजरिया चुना है जिसमें आरोपी बेगुनाह लग रहा है और वह नजरिया तार्किक है, तो हाई कोर्ट को उसमें सिर्फ इसलिए दखल नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्हें दूसरा नजरिया ज्यादा सही लग रहा है। सही कहा। अच्छा, इसे हम शायद क्रिकेट के एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। जैसे मैच में एक ऑन फील्ड अंपायर होता है और एक टीवी या थर्ड अंपायर होता है। हाँ, बहुत बड़ी एनालॉजी। हाँ, ऑन फील्ड अंपायर यानी ट्रायल कोर्ट, वह मैच को लाइव देख रहा है। वह गवाहों को कटघरे में पसीना पोंछते हुए देखता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज नोटिस करता है, यह देखता है कि वकील के तीखे सवालों पर गवाह कैसे लड़खड़ाता है। ये सब पेपर पर रिकॉर्ड नहीं होता। बिल्कुल सटीक। और हाई कोर्ट या थर्ड अंपायर क्या करता है? वो सिर्फ फाइल्स और ट्रांसक्रिप्ट्स को पढ़ता है। वो एक 2D स्क्रीन पर मैच देख रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऑन फील्ड अंपायर यानी ट्रायल कोर्ट के फैसले की एक खास रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला पूरी तरह से बेतुका या परवर्स ना हो, तब तक अपीलेट कोर्ट को सिर्फ इसलिए अपना फैसला नहीं थोपना चाहिए क्योंकि उनका ओपिनियन अलग है। ये रूल अपीलेट अदालतों की ताकत पर एक बहुत ही जरूरी लॉजिकल ब्रेक लगाता है।
ये ब्रेक बहुत जरूरी भी है, नहीं तो हर केस सालों साल बस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में पेंडिंग ही घूमता रहेगा और जजों के पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से फैसले बदलते रहेंगे। ऑथर्स ने इस एनालिसिस में इसे क्रिमिनल लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक मास्टर क्लास बताया है। ये प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकीलों और पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। उन्हें ये साफ साफ बताता है कि आप अदालत में शॉर्टकट नहीं ले सकते। अब सिर्फ एक अधूरी कहानी और एक रिकवरी का मेमो लेकर जज के सामने खड़े नहीं हो सकते और ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कन्विक्शन मिल जाएगा। पुलिस और प्रोसिक्यूशन को बहुत ही कड़ी मेहनत करके वो अनब्रोकन चेन बनानी होगी। हर एक डॉट को कनेक्ट करना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसका सीधा फायदा किसे मिलेगा? उसका फायदा मिलेगा आरोपी को, जिसे हम संदेह का लाभ या बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे सिस्टम का एक बहुत ही बेसिक रूल है कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस हर तरह के रीजनेबल डाउट या वाजिब शक से परे जाकर साबित करना होता है। पुलिस कस्टडी में लिए गए किसी भी बयान से पुलिस की ये जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। और यही बात इस पूरे एनालिसिस को इतना अहम बनाती है। ये सिर्फ लीगल थियरी की बात नहीं है, ये सीधे तौर पर एक इंसान की आजादी से जुड़ी हुई बात है। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में किसी भी इंसान की लिबर्टी या स्वतंत्रता को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जब सबूतों की चेन टूटती है तो वो टूटी हुई कड़ी दरअसल उसी आजादी को बचाती है। ये जजमेंट इस बात की गारंटी देता है कि किसी भी नागरिक को स्टेट या पुलिस की किसी भी मनमानी या कमजोर इन्वेस्टिगेशन का शिकार ना होना पड़े। इस पूरे डीप डाइव का अगर हम निचोड़ निकालें तो वो ये है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भावनाओं या सिर्फ शंकाओं पर काम नहीं करता। एक अधूरी कहानी, एक टूटी हुई साक्ष्यों की जंजीर या सिर्फ एक चाकू या बॉडी की रिकवरी किसी इंसान की जिंदगी का आखिरी फैसला नहीं कर सकती। एक इंसान की आजादी छीनने के लिए, उसे जेल की सलाहों के पीछे भेजने के लिए सबूतों की पूरी और मजबूत जंजीर का होना न केवल जरूरी है बल्कि ये एक एब्सोल्यूट मैंडेट है। और ये बात उन सभी लोगों के लिए बहुत मायने रखती है जो जानना चाहते हैं कि हमारा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। आज के टाइम में जहां हम अक्सर मीडिया ट्रायल्स देखते हैं और किसी भी एक न्यूज़ पीस के आधार पर लोगों को दोषी मान लेते हैं, ये एनालिसिस हमें याद दिलाता है कि अदालतों के अंदर का सच कितना अलग होता है। ये दिखाता है कि हमारे सिस्टम में चेक एंड बैलेंस कितने गहरे हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट के फिल्टर से गुजरना ही पड़ता है, जहां हर एक फैक्ट को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। बिल्कुल। ये जानना सच में बहुत रियश्योरिंग है कि सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जाकर ये इंश्योर करता है कि सबूतों की उस लक्ष्मण रेखा को पार किए बिना किसी को अपराधी न करार दिया जाए। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक सबक है कि सिस्टम को अंधा नहीं बल्कि बहुत ही परखी होना चाहिए। सही कहा आपने। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करते हैं, और वो सवाल ये है कि इस पूरी चर्चा के बाद हम इस चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस के रूल को किस तरह देखते हैं। सोर्स में इस बात पर बहुत फोकस किया गया है कि अपेलेट कोर्ट कब दखल दे सकती है और कब नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सबूतों की कड़ी का ये इतना सख्त, इतना रिजिड रूल सचमुच बेगुनाहों को बचाने का सबसे बड़ा हथियार है, या फिर क्या ये एक ऐसी भारी भरकम लीगल दीवार बन जाता है जिसके पीछे छुपकर कभी-कभी शातिर और असली मुजरिम भी साफ बच निकलते हैं, क्योंकि पुलिस एक परफेक्ट चेन नहीं बना पाई। ये जस्टिस और एविडेंस के बीच का वो नाजुक तराजू है जिस पर बहस कभी खत्म नहीं होगी। और ये एक ऐसा थॉट है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। क्या बात है! एक परफेक्ट चेन और एक परफेक्शनिस्ट कानून के बीच का ये फासला सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी थॉट के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। सबूतों की दुनिया की इस भूल भुलैया को हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए शुक्रिया। साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।